बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है उन तमाम लोगों के लिए जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं, उन लोगों के लिए कि किस तरह सिविल जज की प्रिपरेशन की जाए, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसका एक एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है, कब इसका इम्तिहान हो सकता है, कितने अरसे में ये तैयारी पॉसिबल है और कितने अरसे में ये तैयारी पॉसिबल नहीं है। तो उस हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो ओवरऑल हम टच करेंगे ऑल प्रोविंसेस। नो डाउट फोकस हमारा पंजाब प्रोविंस है, बट जो अदर प्रोविंसेस हैं हमारे उसमें सिंध, KPK, बलूचिस्तान, उसके भी हवाले से कि वहाँ पर कब तैयारी होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी, कब इसका इम्तिहान होगा, इस हवाले से जो हमारा अपना प्रिपरेशन बैच है, जैसे कि आपको पता है कि आज उसके हवाले से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंशाल्लाह कल से बाकायदा तौर पर हम यहाँ पर सेशन का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर हम 2 सब्जेक्ट्स जो यहाँ का हमारा पैटर्न होगा वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूँगा कि हम किस तरह चलेंगे और इस तैयारी को करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तैयारी की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैंने बहुत लोगों से एक चीज़ सुनी है, बहुत कम्पिटेंट और अच्छे बच्चे एक छोटी सी गलत फहमी की बुनियाद पर वो ये तैयारी स्टार्ट करते ही नहीं हैं। और वो गलत फहमी है क्या? वो गलत फहमी ये है, नो डाउट हमारा सिस्टम ऐसा ही है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि सिफारिश, रिश्वत, बहुत सी ऐसी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन क्या इस वजह से कोई शख्स अपनी तैयारी छोड़ दे और वो ये कहे कि नहीं जनाब कोई फ़ायदा है ही नहीं तैयारी करने का? क्यों नहीं है? आगे तो जी रिश्वत चलनी है, आगे तो जनाब वहाँ पर तो सिफारिश चलनी है, अगर वो मेरे पास है नहीं मैं तैयारी करता ही नहीं हूँ। ये इंतहाई गलत सोच है और उसका जवाब सब लोगों को मैं हमेशा अपनी ज़ात से देता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में पढ़ाता हूँ, जहाँ पर जो CSP इनिशियल ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद पैस कैंपस में पढ़ाता हूँ कि जहाँ पर DMG ग्रुप ट्रेनिंग करता है, और किसी भी सिफारिश के बग़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अगर वाकई सिफारिश मैटर करती या कोई ऐसी चीज़ें होती तो मैं कभी भी किसी ऐसी जगह पर बग़ैर सिफारिश के ना खड़ा होता। तो अल्लाह ताला की रहमत है। और उसके बाद सिंपल यही चीज़ जो लेक्चर्स की सूरत में डिलीवर की यूट्यूब के ऊपर, उसी को ही उन लोगों ने सुना और हर जगह पे कॉल किया और उसके बाद वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। इवन किसी ने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैंने कहीं पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए, मैंने कहीं पर अपनी CV जमा नहीं की। कॉल आई कि आपने कल से क्लास पढ़ानी है, हमने आपको सुन लिया है, ये टोटल था। तो मतलब अगर कोई शख्स ये कह के तैयारी ना करे कि जी वहाँ पे रिश्वत होगी, सिफारिश, ये सिर्फ़ उसका अपनी उस मेहनत से जी चुराने का एक कुछ अंदाज़ हो सकता है, ये कोई वैलिड पॉइंट हरगिज़ नहीं है। हाँ, अगर टू सम एक्सटेंट कुछ ऐसा होता भी है, वो कहाँ पे जाके होता है? वो जाके उन पॉइंट्स पे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 50 सीट्स किसी हवाले से अनाउंस हुई हैं, तो अगर कोई शख्स इंटरव्यू के लिए गया और वहाँ पे कोई 60 में आ रहा है, 50 में नहीं आ रहा, तो किसी 1 या 2 लोगों की डिस्क्रिप्शन से कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 60 पोजीशन पे खड़े हुए बंदे को कहाँ पर लाया जाए, 50 के दायरे में लाया जाए। इस हद तक कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, बट जनरल ये नहीं हो सकता कि किसी फेल को पास को क्या किया जाए, फेल किया जाए, या टॉप 10 वाले को उठाकर 100 के बाद ले जाएं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मोर ओवर जब हम वहाँ पर भी बच्चों के पेपर्स देखते हैं जो CSPs होते हैं, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि अगर कोई ये स्टेटमेंट दे के जी पता नहीं कैसे हो जाते हैं, पता नहीं किसको रख लेते हैं, वो गलत है। हर पेपर से नज़र आ रहा होता है कि कंपिटेंसी है। अगर कंपिटेंसी है तो मतलब मेरिटोक्रेसी है। इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिवार्ड इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह हमने सिविल जज की तैयारी स्टार्ट करनी है, इसमें अगर हम कहें कि जी एक फोकस सिविल जज, तो फोकस थोड़ा सा आप ब्रॉड कर लें अपना। अब सिविल जज बनने के लिए तैयारी मत करें, आप लॉ को समझने के लिए और लीगल फील्ड को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करने के लिए तैयारी करें। तो इसमें कितनी फील्ड्स हैं, अगर मैं सिंपल आपके साथ इस चीज़ का जिक्र करूं, नो डाउट हम भी जो तैयारी को स्टार्ट करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? सिविल जज।
और आपको पता है कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट जब भी पोस्ट आएगी वो क्या आएगी, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक सिंगल पोस्ट होगी, उसी में सिविल जज उसी में मजिस्ट्रेट। एक पोस्टिंग पे आप सिविल जज के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और हो सकता है कि दूसरी पोस्टिंग पे आप मजिस्ट्रेट हो, और ये भी हो सकता है कि सेम टाइम पे जैसे लाहौर के इस्लामाबाद के अंदर जो शख्स सिविल जज होता है वही कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, सेम फंक्शंस, वो दोनों फंक्शंस एक बंदा परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो सिविल जज का सिलेबस, जैसे मैंने आपको कहा कि जी हमारा पॉइंट ऑफ फोकस क्या होगा, पंजाब जुडिशरी होगी, उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये है कि अगर हम पंजाब के सिविल जज के सिलेबस को फॉलो करें तो बाकी 4 प्रोविंसेस का सिविल जज का सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट जितना सिलेबस उनका है वो इसमें 90% से ज़्यादा क्या है पंजाब में एडेड है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, कम नहीं है। उसके बाद सेकंड जो हम प्रिपरेशन का पैटर्न लेकर चलेंगे उसमें हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ जाएगी वो प्रोसिक्यूशन साइड आ जाएगी। और आपको पता होगा कि प्रोसिक्यूशन साइड पर पूरे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से वर्किंग में आ चुके हैं, कि जिसके अंदर आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब यहाँ पर लॉ में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म ही नहीं होती। और वो कैसे, जिस एज और जिस आप लाइफ स्पैन में आप बैठे हैं, यहाँ पर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे कि जहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट्स हैं। सिविल जज है मैक्सिमम 35 हो जाएगी, एडिशनल सेशन है मैक्सिमम 45 हो जाएगी। लेकिन लॉ के अंदर एक दूसरा टाइम स्पैन स्टार्ट हो जाता है कि जहाँ पर मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है बल्कि मिनिमम 45 है। बाकी जो दूसरे आपके डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के साथ क्या हो जाती हैं, ख़ास पीरियड पे जाके क्लोज। लॉ ऐसा फील्ड है कि जिसमें जब फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ जो मैक्सिमम एज लिमिट के साथ है जैसे ही क्लोज होती हैं तो अगली एक न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी क्या हो चुका होता है, वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली क्या हो चुका होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर जो नेक्स्ट इसकी जो पोस्ट स्टार्ट होती हैं, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये तमाम के तमाम जो पोस्ट हैं ये किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, ये मिनिमम एज के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। 45 ईयर्स एंड अबव या 50 ईयर्स से ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए। तो वहाँ पर मतलब आज का पढ़ा कल कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी न किसी पोस्ट में आपके काम आ सकता है। तो प्रोसिक्यूशन साइड, सिविल जज और मजिस्ट्रेट का जो हमारा क्रिमिनल लॉ का पोर्शन है, जैसे ही हम कवर करते हैं तो 80% जो हमारा ADPP, DDPP, इसके मुख्तलिफ नाम है। पंजाब में हम इसको ADPP कह रहे हैं, कहीं पर हम इसको AAP कहते हैं, कहीं पर इसको ADA, डिफरेंट सिलेबस थोड़े बहुत चेंज के साथ, बट जो भी सिलेबस चेंज है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मुकम्मल कवर ज़रूर हो जाएगा। जिस वजह से हम पंजाब के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। बेसिक रीज़न यही है कि पंजाब के सिलेबस में आपका प्रोसिक्यूशन का 80% सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और प्रोसिक्यूशन साइड पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये कुछ लोग जो तैयारी के लिए अब ये जहन बना रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, उनको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि जब आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे या आप सिविल जज बन जाएंगे तो आपके ऊपर एक लिहाज से एक फुल स्टॉप लगेगा। और वो फुल स्टॉप क्या होगा कि अब आप फर्दर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे हाल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जो जिसका जितना। लेकिन ये डिपेंड करता है फिर अगेन प्रोविंस के ऊपर। ये पंजाब के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर ये चीज़ अलाउ हो चुकी है कि एक सर्विंग सिविल जज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो प्रमोशनल पोस्ट से हट कर उनके लिए अलग पोस्ट आती है, कोटा आता है। जैसे अभी फिर आई हुई है सेशन जज के हवाले से पोस्ट आई है, उसमें एक्सपीरियंस के हवाले से डायरेक्ट जो सिविल जजेस है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर सर्विस लिमिट है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये बलूचिस्तान प्रोविंस में है। पंजाब की बात करें, जब आप सिविल जज बने, मजिस्ट्रेट बने, आपके एक्सपीरियंस वहीं पे क्या हो गया, स्टॉप। जब वो स्टॉप हुआ तो आगे एडिशनल सेशन जज के पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे ही नहीं, क्योंकि आपका जो भी एक्सपीरियंस कितना होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। और एडिशनल के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। बट इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप प्रोसिक्यूशन साइड पे चले जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन साइड के बाद आपके जो फ्यूचर के दरवाजे हैं वो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तक खुले होते हैं। और वो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तक किस तरह खुले होते हैं कि प्रोसिक्यूशन साइड पर ADPP बनने के बाद आपका जो प्रैक्टिस है वो स्टॉप नहीं होता, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहता है। और जब आप 10 साल पूरे करते हैं अपने प्रैक्टिस के हवाले से तो वहाँ पर आप एडिशनल सेशन जज के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और फर्दर जब आप उससे आगे हाई कोर्ट के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शख्स जुडिशल ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और अबव, तो वो हाई कोर्ट के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल। तो उस सूरत में आप हाई कोर्ट के लिए भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्रोसिक्यूशन साइड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है
कि आपकी प्रैक्टिस स्टॉप नहीं होती। प्रैक्टिस स्टॉप नहीं होती तो आपके जो फ्यूचर के एडिशनल सेशन जज के या हाई कोर्ट के हवाले से जो आपके फर्दर अपॉइंटमेंट्स का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रह जाता है। इसके अलावा अगर कभी आप जो एक ऐसा शख्स है जिसने एक माइंडसेट बनाया है कि मैंने जॉब की तरफ ही जाना है, ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली हमारे जो फीमेल्स हैं उनका माइंडसेट लॉ करने के बाद बेसिकली कही होता है हम कोई अच्छी जॉब हम उसके हवाले से चलें, तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो लोग हमेशा FPSC और उसके बाद अगर वो पंजाब में है तो PPSC, बलूचिस्तान में है तो BPSC, अगर सिंध में है तो SPSC और अगर KPK में है तो KPSC। तो आप अपनी जो प्रोविंशियल कमिश्निंग सर्विसेज और फर्दर जो फेडरल कमिश्निंग सर्विस है आपने इन टच रहना है। और अगर आप लोग इन टच हैं तो आप लोगों को अभी भी पता होगा कि इस वक्त करंटली भी कुछ पोस्ट ऐसी कि इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के नाम से या उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, ना सिर्फ इस किस्म की पोस्ट बल्कि बहुत सी प्योरली लॉ पोस्ट जिसमें AD लीगल की पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की पोस्ट और ऐसी बहुत सी असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की पोस्ट वो आपके लिए हर 1-2 माह के बाद अनाउंस हो रही होती हैं। अगर आप इसको FPSC की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करें, वैसे हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं। अभी अगेन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर आप जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो ओपन है स्टिल, जिसमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लॉ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आपकी अनाउंस्ड है। तो अब जब आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर लेंगे तो इनफैक्ट ये जितनी ऐसी पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से लीगल में आ जाएगी, FIA में आ जाएगी, ASF के अंदर आ जाएगी और बहुत सी, और जो इसमें 16 ग्रेड की जो इंस्पेक्टर लीगल की जैसे पोस्ट आ जाती है और बड़े रैपिडली आती है और उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं, ADA की पोस्ट आ जाती है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की पोस्ट आ जाती है, या उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर लीगल, जो इंस्पेक्टर लीगल है इनफैक्ट ये 16 ग्रेड की पोस्ट है। बहुत सी ऐसी इंस्पेक्टर की पोस्ट आती हैं कि जिसमें इवन जॉब होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है जस्ट लॉ ग्रेजुएट होना लिखा होता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो इस किस्म की सर्टन जॉब्स, और जब आप तैयारी कर रहे हैं सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हवाले से, तो आपने करना क्या है, इस दौरान जो भी पोस्ट 16 या 17 ग्रेड की आए आप अप्लाई करें। 700, 300, 1000 इसकी चलान फीस है मैक्सिमम। उसके बाद इतना भी अगर आपका हो जाता है कि आप जब ये चलान फीस जमा करके आपका एक पेपर इवेल्युएट होके आ जाए और उसमें आपको अपने अच्छे और बुरे का पता चल जाए, यही मोर देन इनफ है। पास होना ना होना, क्योंकि आप अगर जॉब की तरफ नहीं भी जाना चाहते, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए आप इस किस्म के जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्या हुआ करें, उसमें आप अपीयर। और एक चीज़ क्लियर कर लें, इनकी कोई नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स नहीं होती। ये नहीं कि आपने 2 बार अटैम्प्ट दी, 3 बार दी तो आपका कोई अटैम्प्ट का वो क्राइटेरिया क्लोज हो जाएगा। अटैम्प्ट का क्राइटेरिया क्लोज होना है तो कहाँ पे क्लोज होना है, या तो जब आप जाएंगे CSS की तरफ, या आप जाएंगे PMS की तरफ, या आप जाएंगे जुडिशरी की तरफ। ये वो पोस्ट है मेन, या ADPP जो प्रोसिक्यूशन साइड की पोस्ट है, ये वो पोस्ट है कि जहाँ पर सर्टन लिमिटेशन है कि अगर आप 2 या 3 चांसेस या अटैम्प्ट्स ले चुके हैं तो आप फर्दर उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 1 पेपर एग्ज़ाम जितने होते हैं, जितने स्पेशल कैडर एग्ज़ाम्स होते हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इसमें काउंट नहीं होते। 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी बार। और जनरल जो 1 पेपर एग्ज़ाम वाले बच्चे अगर आप देखें, अगर कोई आपका जानने वाला हो, फर्स्ट अटैम्प्ट पे होते ही नहीं है, 3rd, 4th, 5th अटैम्प्ट पे जाके वो क्या हो रहे होते हैं, वो उसको क्लियर करते हैं। और एक साल के अंदर मल्टीपल अटैम्प्ट्स, इवन अगर आप सही तरीके से जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलें तो आपकी लीगल फील्ड के साथ रिलेटेड 20+ डिफरेंट पोस्ट प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पर आप लोगों के लिए आती हैं, जिसमें कुछ लीगल एडवाइज़र्स होते हैं, कुछ लॉ अटर्नीज होते हैं, कुछ इस किस्म के। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है वो जूनियर क्लर्क, जो लीगल क्लर्क्स के हवाले से इंटर्नशिप्स देता है, वो इंटर्नशिप अगर देखा जाए तो 1 या 2 साल के लिए होती है। बट वो 1-2 साल जब आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वहाँ पे अपने आप की कैपेबिलिटीज शो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए वहाँ पर आगे कोई ना कोई एडजस्टमेंट, कोई ना कोई सीट मैनेजमेंट हो जाती है, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लॉ के हवाले से आती हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें, आपने सिविल जज की तैयारी करनी है, आपने एडिशनल सेशन जज की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये कुछ भी करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए ज़िंदगी में एक बार जो लॉ की बेस है, CPC, CRPC, QSO, उसके बाद PPC, और सबसे बढ़कर क्या है हमारे पास
कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्रक्स है हमारे लॉ का। बाकी भी जो लॉज हैं नो डाउट उनकी अपनी अपनी अहमियत है, बट आप ज़िंदगी में एक बार अगर आप लॉ की डिग्री ले चुके हैं तो आप पर लाजिम है कि एटलीस्ट वन टाइम आप इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक्सप्लेनेशन के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ ज़रूर पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि ये है क्या। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम जो आपके लीगल फर्टेलिटी के हवाले से आएंगे, सब के सब एग्ज़ाम्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो किसके ऊपर बेस करेगा? इसी के ऊपर बेस करेगा। ओम्बड्समैन में सीट्स आएंगी, जो आपके वीमेन हरासमेंट के हवाले से इदारे बने हैं वहाँ पर सीट्स आएंगी, कहीं पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, मल्टीपल सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट के अंदर बहुत सी ऐसी सीट्स आती हैं जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए होती है। और हाई कोर्ट में आपको शायद पता, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस साहिबान के साथ नीचे जो लोग आपको टाइपिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो उनके पीए या सीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट या कोर्ट असिस्टेंट, 17, 18, 19 ग्रेड के होते हैं और उनमें से किसी की भी सैलरी 2 लाख से कम नहीं होती। वो जो आपको स्टेनो लग रहे होते हैं वो मजिस्ट्रेट से ज़्यादा सैलरी ले रहे होते हैं। वो जो नीचे जो अमला बैठा होता है वो सब का सब, उसमें भी जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जो ख़ास तौर पे कोर्ट असिस्टेंट, उसका लॉ के हवाले से हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और इसके वॉल्यूम्स, ये चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। तो अब अगर आपने एक माइंडसेट बना लिया कि मुझे जॉब ही हासिल करनी है, तो फिर थोड़ा सा अपना जो है माइंडसेट इसको ब्रॉड करते हुए ये सोचें कि मैंने लॉ की फील्ड में कोई भी जॉब, चाहे वो मजिस्ट्रेट, सिविल जज या कोई उसके अलावा भी अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? वर्क करना, ताकि ये जो पढ़ाई आप करें कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा ज़रूर हो जाए। और सब कुछ मैं बार बार यही इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ बेस किसके ऊपर करता है? सिविल जज मजिस्ट्रेट पंजाब का जो सिलेबस अगर आप एक बार कवर करते हैं तो ना सिर्फ ये, इवन अगर हम इसको CSS या PMS में लेकर जाना चाहें तो आप सब लोगों को पता होगा कि CSS के जो 6 पेपर हैं उसके हवाले से जब हम सिविल जज के 3 पेपर्स की तैयारी करेंगे, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे? आपके तैयार हो जाएंगे। जनरल नॉलेज के पेपर वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके अलावा इंग्लिश वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उर्दू वहाँ पर भी है, यहाँ पर आप उसको ऑप्शनल में रख सकते हैं। लॉ वहाँ पर भी पढ़ा, लॉ को यहाँ पे आप किस में लेकर आ सकते हैं? ऑप्शनल में लेकर आ सकते हैं। इसी तरह PMS, तो आपकी जो 50% यहाँ की तैयारी है वो कहाँ से हो जाएगी? वो वहाँ से आप करके आ सकते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ें और हर वो जगह जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो आप उसको क्या करें? अटेम्प्ट करते जाएँ, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें जो लोग ये सोच रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, किस तरह करें, उन लोगों के लिए फर्दर सिविल जज बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो जस्ट 2 चीज़ें चाहिए, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 कि आपके पास बेयर एक्ट का नॉलेज हो, और बेयर एक्ट का नॉलेज कैसा हो? लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा हुआ नॉलेज, और हर सेक्शन आर्टिकल आपको याद हो। क्या ये पॉसिबल है कि हर सेक्शन आर्टिकल याद हो? पॉसिबल हो सकता है अगर आप चीज़ों को रिपीटेडली लेकर चलें। रिपीटेडली लेकर चलने का मतलब क्या है? रिपीटेडली लेकर चलने का ये मतलब है कि हम एक मेन चीज़ जिसकी वजह से अक्सर तैयारी छोड़ देते हैं, PPC का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, आखिर पे दे देंगे। आखिर पे क्यों दे देंगे? ताज़ा ताज़ा याद रहेगा। आखिर पे याद होगा ही नहीं तो याद रहेगा कैसे? आज क्यों नहीं पढ़ रहे? पेपर तक भूल जाएगा, भूल जाएगा नो डाउट। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लें, आज अगर आप 30 सेक्शन PPC के याद करेंगे तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, फिर जाकर याद होगा, और ठीक 2-3 दिन बाद आपको क्या होगा? भूल जाएगा। बट जब दूसरी बार उसको आप रिवाइज़ करेंगे तो वो आधे घंटे में रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में वो चीज़ें क्या हैं? मौजूद हैं। फिर भूल जाएगा। तीसरी बार वो 10 से 15 मिनट में रिवाइज़ होगा। तो एक ऐसी पोजीशन कि जहाँ पर आप किसी भी लॉ की बुक को अगर गो थ्रू करें तो 1 से 1.5 घंटे में आप पूरी बुक को क्या कर सकेंगे? रिवाइज़ कर सकेंगे। उस पोजीशन के लिए आप 3rd या 4th टाइम पे जाके पहुँचेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर का जो दिन है उसमें एक छुट्टी है, या कभी एक छुट्टी भी नहीं है, आपके पास 8 to 10 आवर्स होते हैं किसी भी पेपर में फ्रेश तरीके से उसको रिवाइज़ करने के। 8 to 10 आवर में रिवाइज़ कब होगा? कि जब आपने एक बार 3 घंटे में किसी टॉपिक को याद किया होगा, फिर आधे घंटे में किया होगा, फिर 10 मिनट में। अब 4th टाइम पर जाकर अगर आप उसको याद करेंगे तो वो चीज़ें आपको क्या होंगी? याद होंगी। क्रॉस करें, एक दूसरे के साथ बार बार चीज़ें क्या करें? पूछें। मेरी एक आदत थी, मेरे पेट में दर्द होता था, अगर मुझे कुछ समझ आ जाता मैं कुछ पढ़ लेता, जब तक मैं क्लास पूरी में नहीं बता देता था।
और मुझे बहुत से ज़्यादा हैरानी होती है जब मैं यहाँ पे बच्चों को ये कहते हैं सुनता हूँ, ख़ास तौर पर ये, मैं अपने नोट्स किसी से शेयर नहीं करूँगी। क्यों? वो पोजीशन ले जाएगा, मैं रह जाऊँगी और तो हड्डा भेड़ा कर जाए। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को ये कि मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत है, मैंने ये की है, मैं बस इसको यूँ, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं होगा। ये ऐसी चीज़, वाहिद चीज़ है, इल्म है जो वाकई ही बांटने से क्या है, फैलता है। कुछ पढ़ो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ख़ास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो अपनी चीज़ें छुपा रहे होते हैं, वो अपने कंसेप्ट्स को छुपा रहे होते हैं कि कोई और बंदा कंसेप्ट क्लियर ना करके कहीं वो जज बन के मैं रह जाऊँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पढ़ें, शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं, किसी ऐसे बंदे को समझाएं कि जिसको समझ नहीं आ रही, और अगर उसको समझ आ जाती है तो यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट भी है मुसलमान होने के नाते कि जो दिल से दुआ निकलती है वो ज़रूर क्या करती है, असर रखती है। और यहाँ पर अगर आप शेयरिंग करेंगे नॉलेज की तो इसका आपको हमेशा फ़ायदा होगा। तो आदत बनाएं, जो चीज़ पढ़ के आए हैं शेयर करें एक दूसरे के साथ। शेयर करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, रिकॉल होती जाएंगी और याद रखना क्या हो जाएगा, उनको आसान हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्या है तैयारी के लिए? पहला स्टेप है कि जो भी आपके लॉ के बेयर एक्ट, क्या इसमें नोट्स हेल्प आउट करते हैं? न्यू पैटर्न में हरगिज़ हेल्प आउट नहीं करते। नोट्स क्या है? आपका बेयर एक्ट ही आपके बेहतरीन नोट्स हैं। और वो किस तरह है कि कोई भी सवाल जो पेपर में आपने अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर जो सबसे पहली आपकी हेडिंग होनी चाहिए, वो हेडिंग उस बेयर एक्ट की हेडिंग को मोल्ड करके जिस दिन आपने लिखना सीख लिया, ये वो चीज़ है जो एग्जामिनर को चाहिए। एग्जामिनर को पुराने किस्से कहानियों की तरह, LLB की तरह इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक सवाल जवाब नहीं चाहिए। उसको हर वो सेक्शन का प्रॉपर रेफरेंस चाहिए जो आपने पेपर में याद करके उसको देना है, लिखना है। हर बात के साथ आप उसको सेक्शन और आर्टिकल का हवाला अगर देंगे तो एक ये चीज़। और ये कब पॉसिबल होगा कि जब इसमें सेकंड एलिमेंट है आपकी इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग में दो चीज़ें हैं, एक इंग्लिश राइटिंग की आपकी हैंड राइटिंग आ जाएगी, और हैंड राइटिंग के साथ साथ दूसरी जो चीज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आपका राइटिंग स्टाइल। दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है, राइटिंग आपकी हैंड राइटिंग भी और राइटिंग स्टाइल भी। इस हवाले से मैंने एक छोटी सी एक रिसर्च कंडक्ट की। सेम पेपर्स मैंने ले लिए, सेम मटेरियल दिया। कुछ बच्चे जिनके जहनों में ये चीज़ थी कि जी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, और साथ ये चीज़ थी कि जनाब ये राइटिंग स्टाइल भी मैटर नहीं करता। कुछ के जहन में ये था कि लॉ है, इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक का कोई भी अमल दखल, जो दिल में आए लिख कर आ जाए, चल जाएगा। तो एक छोटी सी मैंने रिसर्च कंडक्ट की। मैंने 10 बच्चे लिए क्लास से, और सेम मटेरियल नोट्स की सूरत में 10 के 10 बच्चों को मैंने प्रोवाइड किया और उन बच्चों से लिखवाया। किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, किसी की हैंड राइटिंग बस गुजारा थी, किसी की हैंड राइटिंग दरमियान में थी, और कुछ बिल्कुल कमज़ोर हैंड राइटिंग वाले। और फिर 4 से 5 पेपर में इंटेंशनली मैंने उनसे ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स करवाए, जो ऐसे ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स थे कि जो जनरली हम करते हैं और हम उसको समझते हैं कि ये चीज़ इतनी बुरी नहीं है। उन पेपर्स को फ़ोटोकॉपी किया और डिफरेंट ऐसे लोगों के पास भेजा जो इस लेवल के पेपर चेक करते थे। और आप इमेजिन करें कि एक सिंगल पर्सन, इवन के एडिशनल सेशन जज साहब ने 5 पेपर चेक किए जिनका मटेरियल क्या था, बिल्कुल सेम मटेरियल था, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सेम। क्यों था? मैंने सर पे खड़े होकर उन्हें कहा था कि आप क्या करें, देख कर लिखें। देख कर लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है? सिर्फ मैंने ये किया था, क्वेश्चन शफल कर दिए थे। किसी का क्वेश्चन नंबर 1 पहले करवाया, किसी का क्वेश्चन नंबर 1 आखिर पे करवाया, बाकी कोई भी फ़र्क उसमें नहीं किया। और जब रिज़ल्ट आया तो उन लोगों को मैंने दिखाया कि सेम कंटेंट होने के बावजूद जो पेपर देखने में अच्छा था, राइटिंग स्टाइल में अच्छा था, उस बच्चे को बहुत अच्छे नंबर दिए हुए थे, और जो बाकी लोग थे उनके नंबर क्या थे, उसके लिहाज से कम थे। तो क्या वाकई इंप्रेशन है या नहीं? बिल्कुल है। एज बीइंग एग्जामिनर, जब हम लोग पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हम लोग पेपर चेक करते वक्त जब हम अच्छे और बुरे की तमीज़ करने लगते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जिसको साइड पे रखते हैं वही होता है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, जिसका राइटिंग स्टाइल अच्छा है, जिसको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार आता है, और जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, जिसके स्पेल्स अच्छे हैं। इन लोगों को हम साइड पे करके बाकी लोगों को हम कहते हैं चलो इनको चेक कर दो। अब इवन कई बार ऐसा भी हुआ
कि जिन लोगों को हमने साइड पे करके नॉर्मल में रखा उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, तो फिर क्या ज़्यादती नहीं हुई? क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट स्टूडेंट होने के नाते ये है कि आप पे लाजिम है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, क्लियर हो। राइटिंग अगर कमज़ोर है तो राइटिंग स्टाइल ज़रूर अच्छा होना चाहिए, जो आपके मार्जिन की यूजिंग, एक लाइन में कितने लफ्ज़ लिखने हैं, आपके लफ्ज़ सिमेट्रिकल होने चाहिए। एक सिर्फ इतनी सी आदत आप अपना लें, जिस दिन आपने ये आदत अपना ली, आपकी हैंड राइटिंग जितनी भी बुरी है वो अच्छी हो जाएगी। क्या होना चाहिए आपकी राइटिंग? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल राइटिंग का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो 2 लाइंस में है वो यहाँ पर है और जो यहाँ पर आना है उसको यहीं पे हमने रखा है, लेकिन होता क्या है कि अगर एक में कोई जी होता है, एक ऐसा जी होता है, एक ये होता है और एक ट्रिपल एक्सल वाला जी हो जाता है एक सेंटेंस के अंदर, एक ही, और हर बार उसका नया स्टाइल आप लोग दे रहे होते हैं। अगर आप अपनी कापीज़ को खोल कर देख लें तो सिमेट्रिकल राइटिंग का मतलब ये है कि अगर ये ए है तो पूरे पेपर में ए ऐसा ही हो, ये ऐसा ए, ये ऐसा ए, ये ऐसे ए, बड़े छोटे ए नहीं होने चाहिए। आपने पहला कंट्रोल अपनी राइटिंग पे किस चीज़ का लेकर आना है कि जो जैसी राइटिंग है बट आप उसको लाइंस का, जो एक जनरल हमने कभी बचपन में पढ़ा था 4 लाइंस का कंसेप्ट, अगर आपको याद हो कि कुछ जो स्काई लेटर्स होते थे, कुछ जो ग्रास रूट लेटर्स होते थे, कुछ जो सेंटर लाइन वाले लेटर होते थे, उनको उस तरीकाकार के मुताबिक लिखने की आदत अगर हम अपना लें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि जो एफ़ को यहाँ पर लिखेंगे तो ये बुरा ही तस्वर होगा, क्योंकि एफ़ स्काई लेटर नहीं है। ये बेसिक चीज़ जिस तरह हम अपनी राइटिंग में लेकर आ जाएंगे, राइटिंग हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? अच्छी। ज्वाइनिंग राइटिंग जिनकी है उसको ख़त्म करें। ज्वाइंट राइटिंग जो है वो जनरली इस लेवल पर पसंद नहीं किया, तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब एग्जामिनर पढ़ने के लिए इरिटेट होता है तो वो आपके नंबर खा जाता है। तो आपने जो सेपरेट राइटिंग जब हम इस तरह की करते हैं, अक्सर लोग क्योंकि इस तरह करके कोई ऐसे करके वो ये लिखते हैं, और फिर उसमें अक्सर लोगों को मैंने ये देखा कि उनका फिक्र इस तरह होता है, एक में लाइन ऐसे लिखी होती है और दूसरी लाइन उनकी कैसे लिखी होती है? इस तरह लिखी होती है। तो एक फॉल इधर और एक फॉल इधर की तरफ है। स्ट्रेट राइटिंग जिस तरह हम ये लिख रहे हैं, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट राइटिंग को अपने उस प्रैक्टिस में लाएंगे, इसको प्रैक्टिस करना भी आसान है, सिमेट्रिकल शेप में लिखना भी आसान है और इसको पढ़ना भी आसान है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, वो जो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके भी यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते। रीज़न क्या है कि वो जो राइटिंग स्टाइल है वो देख कर कहता है कि नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो इम्प्रेशन क्या है आपका? आपके पेपर के इम्प्रेशन आपकी हैंड राइटिंग है। वैसे इस मकसद के लिए 2-4 दिनों में आ जाएगी। मैंने एक राइटिंग बुक बना दी है ताकि वो लोग जो अपने इस राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं कि थोड़े से अच्छे तरीके से उसको लेकर चलें, वही 4 लाइन्स को कॉपी करते हुए थोड़ा सा उसको दोबारा प्रैक्टिस को रिन्यू करने के लिए वहाँ पे मैंने वो बनवा दी है। उसमें सिर्फ एक लाइन मैंने डार्क रखी है और बाकी डार्ट्स में लाया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप उस पर अपना हाथ बिठाकर अपनी राइटिंग को क्या कर सके, सेट कर सके। 2-4 दिनों में वो पेपर्स आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, आप लेकर उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी जनरल राइटिंग है वो आप इसके मुताबिक करें। उसके बाद अगला फर्दर काम जो तैयारी शुरू करने के लिए आपने करना है, क्योंकि कल से हमने इंशाल्लाह तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर मैंने बात की है बेयर एक्ट की, तो बेयर एक्ट के हवाले से फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिए मुंतखब कर लें सिविल मेजर एक्ट और क्रिमिनल मेजर एक्ट, और वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप उसके हवाले से अनकंफर्टेबल हैं कि जी सिविल मेजर एक्ट या क्रिमिनल मेजर एक्ट मैं किस तरह उसको उठा के फिरूंगा और बड़ा उसका वेट ज़्यादा है, तो फिर आप बेयर एक्ट्स लें। लेकिन बेयर एक्ट्स, और इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपके पास माइनर जो है वो शॉर्ट कमेंट्री आ जाएगी। कमेंट्री की सूरत में आप सर्टन केस लास्ट को यहाँ पे अभी से क्या कर सकते हैं? पॉइंट आउट। और मैं हमेशा बच्चों को एक चीज़ समझाता हूँ, अगर याद करने के हवाले से सबसे पुख्ता हाफजा है, यादाश्त है, तो वो किसकी होती है? हाफिज़ कुरान की। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, वो ज़ेर ज़बर नहीं बोलता। अभी तरावियाँ आ रही हैं, कभी किसी भी आपने हाफिज़ कुरान को देख लेना है, उसको पढ़ते हुए देख लेना है। जब आप उसको देखेंगे तो आप नोट करेंगे उसकी आंखें बंद होंगी और वो यूँ पढ़ रहा होगा, और पढ़ते पढ़ते यूँ झटका लगेगा, फिर यूँ पढ़ने लग जाएगा। तो आप जाकर उससे पूछ लीजिएगा कि ये क्या कर रहे हो तुम भाई, यूँ यूँ करके, यूँ ये क्या है यूँ। और हर हाफिज़ ऐसा करता है। कोई हाफिज़ है आप लोगों में से? 16 सतरी कौन से वाले हो? 16 सतरी हाफिज़। ये 16 सतरी हाफिज़ कौन से होते हैं? 16 सतरी हाफिज़ वो होते हैं, नॉर्मली पाकिस्तान में सारे 16 सतरी होते हैं, जो 16 लाइन वाले कुरान पाक से पढ़ते हैं। और जब वो
पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर, तो इनफैक्ट आंख बंद करके उनके सामने कुरान पाक होता है और वो उसकी जो नज़र चल रही होती है वो कुरान पाक की लाइन के ऊपर चल रही होती है, और जब वो पेज ख़त्म होता है तो वो दोबारा ऊपर वाले पेज पे जाता है और वो याद रखता है पेज की पोजीशन के हवाले से। इसलिए अगर किसी 16 17 वाले को आप कोई और कुरान पाक दे दें और उसको कहें कि यहाँ से मंजिल याद करके जाके दोबारा शाम को सुना, तो वो नहीं सुना पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह जब आप एक लॉ बुक अभी से पक्की कर लें और उसके ऊपर जब आप चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, तो अब आपके पास क्या होगा, बहुत सी चीज़ें पेपर में आपको इस तरह याद आएंगी, यार मैंने ये पेज के लेफ्ट साइड पे लिखा था, इसका जो सेक्शन है वो राइट साइड पे लिखा हुआ था, ऊपर करके लिखा हुआ था, और वो रिकॉल हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस बन गया। चीज़ आपको समझ आ जाएगी, याद आ जाएगी कि मैंने कहाँ पर लिखी थी और कैसे लिखी थी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सिविल और क्रिमिनल जो आपके मेजर एक्ट्स हैं, अगर आपने उसको कम कीमत में लेना है तो डेफिनेटली पंजाब बार कौंसिल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा एक ले लें तो मेरे ख्याल में जो अभी तक मैंने ओवरऑल देखे हैं ऑलमोस्ट कंटेंट सबका सेम है, लेकिन फ़र्क पड़ता है बाइंडिंग के हवाले से, पेज के हवाले से, उसको यूज़ करने में आपको क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। तो अल कानून ये एम महमूद, ओवरऑल जो एम महमूद साहब के जो मेजर एक्ट्स वगैरह हैं वो बाकी सबसे निस्बतन बाइंडिंग में भी बेहतर है, पेज में भी थोड़े से कॉस्टली ज़रूर होंगे लेकिन बेहतर है। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो PLJ के ले लें, वो सबसे सस्ते हैं, 1000-1500 रुपये में आपको मिल जाता है। लेकिन कोई ना कोई मेजर एक्ट आपके पास इसके हवाले से होना चाहिए जिसके ऊपर आप क्या करें, पॉइंट आउट करें। और ये चीज़ समझ सिर्फ उसी वक्त आएगी कि जब आप उस दिन की चीज़ को उसी दिन साथ साथ पढ़ के क्लियर करेंगे, तब। जब तक आप रीड आउट नहीं करेंगे इस बेयर एक्ट को, तब तक आप कभी भी लॉ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है आपने? इस तैयारी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, बेयर एक्ट्स होने चाहिए। सेकंड, इंग्लिश राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है उसका भी मैं तरीकाकार बताता हूँ। और तीसरे नंबर पे आप अभी से 2 चीज़ें और करें, और वो क्या करें जी, सबसे पहले एक तो आप हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट रजिस्टर लें और उस सेपरेट रजिस्टर पे आप सिर्फ उस सिंगल सब्जेक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो क्लास में या जो आप याद करें वो उसके ऊपर लिखें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये वो चीज़ होगी, कल को जब आप रिवीजन करने लगेंगे आप दोबारा किताब नहीं खोलेंगे, शॉर्ट टाइम में आप किसको देखेंगे, अपने उन हैंडमेड नोट्स को देखेंगे, आपको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और उससे बढ़कर आज ही आप क्या करें कि अपने लिए जो राइटिंग पेन है उसका इंतखाब, मैं हैरान होता हूँ कि इस लेवल पर जब मैं बच्चों को ये देखता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस चीज़ का इंतखाब नहीं किया होता, पेपर पे जाते हुए कोई भी पेन उठा कर ले जाते हैं, और इस पेन के होने या ना होने से 15% पेपर के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि अगर आप कोई ऑड पेन लेकर चले गए आपका हाथ थक जाएगा, आप लिख नहीं सकेंगे, पेन आपका रुकने लग जाएगा। तो अब भी से अपनी एक आदत बना लें, एक ऐसा पेन जो जेल पेन है, पॉइंटर यूज़ नहीं करता नॉर्मली क्योंकि पॉइंटर कभी भी एक जैसा नहीं रहता, या बाल पॉइंट, या जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, अभी से सिलेक्ट करके उसका एक पैकेट लेके रख लें जो आपको 5-6 महीने चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने करना, 200, 250, 300 रुपये का पैकेट आता है। लेकिन ज़िंदगी के लिए एक पेन सेलेक्ट कर लें कि मैंने आज के बाद जब भी राइटिंग करनी है इससे करनी है, वो राइटिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद हमेशा जब भी आप उससे लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, अच्छे 4-5 डिफरेंट पेन के साथ आपस में क्लास में एक दूसरे बच्चों के पास होते हैं, शेयर करके देखेंगे आपका हाथ कंफर्टेबल कहाँ पे है। जिस पेन पे आपका हाथ कंफर्टेबल है वो अपने लिए सिलेक्ट कर लें, और जितना टेस्ट आपका यहाँ पर होगा आप उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करें, लिखें। मार्कर्स अभी से सिलेक्ट कर लें, जो यहाँ पे टेस्ट दें आप डेली बेस पर, वो इसी के ऊपर बेस करता होगा कि जो आपने मार्कर और उसके कम्बिनेशन के साथ देना है। पहले दिन से यही समझें कि कल आपका पेपर है, तब आपकी ये तैयारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये तो जनरल कुछ इस हवाले से थे कि आपने क्या करना और कैसे करना है। ओवरऑल सिलेबस को अगर हम डिस्कस कर लें तो पंजाब के हवाले से सब लोग जो पेपर देते हैं उनको पता है कि 7 पेपर्स हैं। पहले इसका पैटर्न कुछ और था, न्यू पैटर्न में 7 पेपर है। सिविल लॉ 1 का पेपर है, सिविल लॉ 1 के साथ साथ सिविल लॉ 2 का पेपर है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ का पेपर है, और फिर जनरल लॉ का पेपर है। 4 पेपर आपके लॉ के हैं, 100 नंबर ईच पेपर आपका इसके हवाले से है, और 3 पेपर जीके, उर्दू और इंग्लिश, ये 3 इससे हट के पेपर हैं। और वो तीनों पेपर कितने कितने मार्क्स के हैं आपके, 100 मार्क्स के पेपर है। टोटल जो नंबर है पंजाब के लिए वो कितना है आपका, 700 मार्क्स के आपके 7 पेपर है। इससे पहले 150 नंबर था, इसके अंदर उर्दू लिटरेचर था, इंग्लिश लिटरेचर था। अब ना उर्दू लिटरेचर है ना इसमें इंग्लिश लिटरेचर है, वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। और जो ये आपके लॉ के पेपर है, यहाँ पर एक छोटी सी टिप मैं आपको अभी बता दूँ, वो ये है कि इसके अंदर हर पेपर के अंदर कुछ माइनर एक्ट्स हैं और कुछ कौन से एक्ट्स हैं, मेजर एक्ट है। तो आल दो हमने पढ़ना तो मेजर एक्ट्स को है और ज़रूर है,
बट जो प्रिपरेशन में 100% कामयाबी अगर आप चाहते हैं सिविल जज और मजिस्ट्रेट के पेपर में, तो फोकस सारे के सारा किसके ऊपर कर दें? माइनर। रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि एक माइनर एक्ट सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस की सूरत में, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट की सूरत में 30-35 सेक्शंस हैं उसके, उसमें से एक सवाल आना है। ऑन द अदर साइड इतनी बड़ी सीपीसी, उसमें से भी कितना सवाल आना है? एक। तो जितना टाइम आपने सीपीसी को देना है उससे 10 गुना कम टाइम पे आप बड़े बेहतरीन तरीके से किसको याद कर सकते हैं? माइनर एक्ट को। और एक अगली चीज़ ये है कि माइनर एक्ट से सवाल कितना आना है? एक। तो हमने इसके लिए क्या करना है? हमेशा 2 से 3 केस लॉ हर माइनर एक्ट के लिए, जो ऐसे जनरल किस्म के केस लॉ होंगे कि उस माइनर एक्ट के किसी भी सवाल में वो एडजस्ट हो जाए। फ़ायदा क्या होगा? एग्जामिनर अपना माइंड सेट बनाना है उसने, और वो माइंड सेट उसने कहाँ से बनाना है? वो बनाना है आपकी हैंड राइटिंग से, उसके बाद राइटिंग स्टाइल से, और अगली चीज़ है कि क्या आपने रेलेवेंट प्रोविज़न लिखे या नहीं लिखे, क्या आपने केस लॉ लिखा या नहीं लिखा। और अगर आप किसी भी पेपर के अंदर पहले 2 से 3 सवाल में केस लॉ लिख देते हैं, रेलेवेंट प्रोविज़न लिख देते हैं, तो इम्प्रेशन है कि मैंने इसको पास कर देना। वो इम्प्रेशन आपको पासिंग की तरफ लेकर जाएगा। और वो पॉसिबल कब होगा कि सीपीसी में तो केस लॉ याद रखना इतने आसान नहीं है, सीआरपीसी में नहीं है, बट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के चंद सेक्शंस के साथ 2 केस लॉ याद रखने आसान है रेंटेड प्रेमिसेस के साथ। तो कुल मिलाकर अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर आपके 5 या 6 एक्ट्स हैं, उसमें से अगर आप 4 माइनर की सूरत में 8 या 10 केस लॉ, तो क्या 8-10 केस लॉ सिंगल डे में आप अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते? वो रेफरेंस याद रखा जा सकता है अगर आप रिपीटेडली उसको क्या करें? अपने पास लिखते रहे। और अगर किसी भी पेपर में आप उस तरह के 2-4 केस लॉ ऐड कर दें, तो पेपर का जो एग्जामिनर है वो माइंड सेट उसका क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा अच्छा है, मैंने इसको आगे लेकर चलना है। तो हमारा जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? माइनर। और किस तरह का फोकस होगा कि माइनर हमें वाकई फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एक एक सेक्शन, एक एक लफ्ज़ उसका याद होना चाहिए। और ये याद करने के लिए आगे हमने करना क्या है, किसी किताब के लिए पढ़ने के लिए करना क्या है, उसके लिए फर्दर स्टेप ये है पास्ट पेपर्स। अब एक चीज़ क्लियर करें कि पास्ट पेपर्स कभी भी तैयारी उनसे की नहीं जाती। जो लोग पास्ट पेपर से तैयारी करते हैं, याद करते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में पास नहीं होते, जुडिशरी के अंदर ख़ास तौर पे। रीज़न ये है कि आप पिछले जो न्यू पैटर्न के 5 पेपर हुए हैं, एक सिंगल पेपर में भी क्वेश्चन आपको जनरली रिपीट होता नज़र नहीं आएगा। तो फिर हमने इसको पढ़ना क्या? इसका फ़ायदा क्या है? इनफैक्ट पास्ट पेपर हमें गाइड करेगा कि हमने पढ़ना किस तरीके से है। हमने जब भी पीपीसी पढ़ी, कत्ल, हर्ट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, इन्हीं चीज़ों में घूमते रह गए। पास्ट पेपर उठाकर देखे तो वो पिछले 3-4 बार में उसने ये चीज़ पूछी ही नहीं है। जैसे आज मैंने आपको बताया कि डेफामेशन के आखिर पे उसके एक्सेप्शंस पूछ ली उसने, या हर्ट के अंदर कहीं पर जाकर कोई ऐसी चीज़ पूछ लिया, नुकसान रसानी की उसने दफ़ा देकर चार्ज फ्रेम कराने का पूछ लिया कि क्या आपको 427 का पता भी है या नहीं पता। तो उसमें नॉर्मली तो अब हुआ क्या कि पास्ट पेपर ने हमें ये बताया कि हमने तैयारी करनी किस तरह है। ये पैसिव तैयारी नहीं है, ये ट्रेडिशनल तैयारी नहीं है कि जिसमें मास्टर साहब खड़े हो जाएं और आपको बताते रहें और आप जज बन जाएं। ये एक्टिव प्रिपरेशन है कि जिसके अंदर एटलीस्ट ऐसा जब होगा कि अगर मैंने आपको बताया, कल हम इंशाल्लाह वैसे कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे? क्यूएसओ शुरू करेंगे। तो अब इसके लिए कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जो वाकई वो बच्चे लेकर आएंगे कि जो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जज बन जाए। वो ये है कि सबके पास पास्ट पेपर अगर नहीं है, मैं आज शेयर कर देता हूँ। आप लोग पास्ट पेपर में आए क्यूएसओ के क्वेश्चन आज रात बैठकर एक पेज पर खुद अपने हाथ से लिखें। मेरे पास भी लिखे हुए पड़े, लेकिन नहीं, आप अपने हाथ से लिखें। आप उसको फिर आगे आर्टिकल वाइज क्या करें, आप उसको रीऑर्गेनाइज करें और आपको पता हो कि कितने क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आए होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। रीऑर्गेनाइज करके देखें कि पहले जो कल हमने आर्टिकल पढ़ने हैं, क्या उसमें से कोई सवाल आया भी है या नहीं आया। अगर आया है और मैंने पढ़ाते हुए उस क्वेश्चन को कवर नहीं किया, तो आप वहाँ पे मुझे स्टॉप करें कि सर आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं पेपर में तो जो उसने पूछा था ये एस्पेक्ट पूछा था, मैं आपको कॉम्पिटेंसी या विटनेस पढ़ा रहा हूँ और पेपर में उसने कहा है कि फीमेल की कॉम्पिटेंसी विटनेस जो मैंने डिस्कस ही नहीं की, तो आपको मुझे रोकना है कि सर आपने तो हमें फीमेल की कॉम्पिटेंसी तो पढ़ाई नहीं है, जबकि ये फला पेपर के अंदर क्या आया था कि कॉम्पिटेंसी या फीमेल एज विटनेस आप हमें इसके ऊपर नोट लिख कर दें। तो ये कब होगा कि जब आप एक्टिवली क्या करेंगे, जो चीज़ हमने अगले दिन पढ़नी है, आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट के जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन हैं उसको एक एनालिस्ट करने के बाद इवैल्यूएट करें कि किस किस्म के सवाल आते हैं और किस तरह हमने इस चीज़ को क्या है
पढ़ना है। और जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सवाल किताब के किस हिस्से से आया है, जो अब मौजूदा सवालात हैं प्रोपोजिशंस, इसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको ये पता चले कौन सा सवाल कहाँ से आया। जिस दिन आपको ये पता चल गया, आपका पेपर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पास पेपर को इवेल्युएट करना वो ज़रूरी है, ये आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि माइनर एक्ट्स के हवाले से आपने करना है। हमने यहाँ पर सिंपल जो प्रिपरेशन को लेकर चलना है। फिर वही बात है कि इसमें कुछ चीज़ें उर्दू के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से वो आपने ख़ुद से करनी है। जैसे इडियम्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये आप अपनी एक अभी से आदत बनाएं। ये ऐसे जो भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। आप अपनी से अभी से आदत बनाएं कि आप 3 या 4, ज़्यादा ना करें। अगर कोई उसमें डाइजेस्ट कर सकता हो तो मैक्सिमम 5 इडियम्स, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स डेली बेस पर आपने क्या करने हैं, वो याद करने ही करने हैं। और उसको इस तरह याद करना है कि पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 20। जो प्रीवियस है उनको एक नज़र देखना ज़रूर है, तब जाकर वो याद होंगे। ये ईडियम, इनको हम हमेशा इडियट्स कहते थे अपने उस स्टडी पीरियड में। तो ये जब तक इन इडियट्स को 5-5, 7-7 बार आप पढ़ेंगे नहीं, इसने याद आपको होना ही नहीं है। तो बार बार पीछे एटलीस्ट 100 तक जब आप पहुँचें तो फिर उन 100 को क्लोज़ करके अगले 100 को जब स्टार्ट करें तो फिर पीछे वाले कुछ अर्सा ना पढ़ें। बट जब आप यहाँ तक इसको 20 दिन में 20 बार रिवाइज करेंगे, और 100 को पढ़ने पे कितना टाइम लग जाएगा, 100 इडियम्स मीन्स 15 से 20 मिनट। और ये तैयारी के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है, हम इसको 9 मंथ के टाइम स्पैम पे लेकर जा रहे हैं, नवंबर को एक्सपेक्ट करते हुए कि नवंबर में आपके एग्जाम होंगे। तो अगर 4 आवर्स यहाँ पे है तो एटलीस्ट 4 आवर्स आपको घर में इसके लिए देने हैं, और सिस्टमेटिक वे से देने हैं। अगर कोई और मसरूफियात इस हवाले से आपकी हैं तो उनको इस तरह प्लान करें कि आप ये 4+4 आवर्स जुडिशल प्रिपरेशन के लिए मैनेज कर सकें। यहाँ पे एज यूजुअल जो हम सब्जेक्ट चलाएंगे, एक क्रिमिनल सब्जेक्ट हमारा होगा जो कि हमारे तमाम ऐसे बैचेस के लिए होगा, जिसमें अभी हम QSO को लेकर चलेंगे। आल दो QSO सिविल में भी एप्लीकेबल है और क्रिमिनल में भी एप्लीकेबल है, जनरल लॉ के पेपर का हिस्सा है। तो एक कानून शहादत ऑर्डर, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और दूसरा CPC के हवाले से इस बार हम थोड़ा प्लान अपना चेंज कर रहे हैं कि हम CPC में कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर पोर्शन। हम हमेशा सेक्शन पोर्शन पढ़ते हैं, सेक्शन के साथ जाके ऑर्डर्स को मिलाते हैं, और उसमें होता क्या है कि अक्सर ऑर्डर्स एंड पे जाके क्या हो जाते हैं, वो बेचारे रह जाते हैं। इस बार हम ऑर्डर्स पोर्शन पढ़ेंगे और इसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे किसके साथ, सेक्शंस के साथ। जहाँ पर जो रेलेवेंट सेक्शन आएगा उसको, क्योंकि जब हम रिव्यू का ऑर्डर पढ़ेंगे तो रिव्यू के सेक्शन, अपील का ऑर्डर पढ़ेंगे तो अपील के उसके हवाले से, अगर कॉस्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो कॉस्ट के क्या ले लेंगे, सेक्शन। सूट अगेंस्ट और बाय द पब्लिक सर्वेंट पढ़ेंगे तो उसका रेलेवेंट जो सेक्शन है वो ले लेंगे। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज इसलिए करेंगे कि अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ऑर्डर पोर्शन से। आपकी जो प्रोपोजिशंस बेस करती हैं वो किसके ऊपर बेस कर रही होती हैं, ऑर्डर से। तो इसके लिए अब नो डाउट टाइम लिमिटेड होगा। हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करें तो स्टडी आपकी बोरिंग भी हो जाएगी और इतनी लेंथी हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो हल क्या है कि आप क्लास में आने से पहले एटलीस्ट एक बार उस चीज़ को पढ़ के आएँ। अगर कोई आप इसको प्रॉपर तरीके से अभी से मूव ऑन करना चाहते हैं तो कल जो कानून शहादत ऑर्डर है इसके हवाले से हमारा जो लेक्चर होगा वो आर्टिकल 1 से स्टार्ट होगा और आर्टिकल 3 तक होगा। और CPC के हवाले से हमारे जो ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर 1 को हम देखेंगे, उसके अलावा ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर्स हम CPC के हवाले से देखेंगे। और फर्दर जो हमारा तीसरा जनरल सब्जेक्ट चलेगा वो कभी GK की सूरत में, कभी उर्दू की सूरत में और कभी इंग्लिश की सूरत में। इसमें मेनली ये चीज़ जहन में रख लें, उर्दू मैक्सिमम लोग उर्दू में फ़ेल होते हैं। ख़ास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स के पढ़े हुए मैक्सिमम लोग हैं वो किस में फ़ेल होते हैं, उर्दू में, जिसको हम तवज्जो देते ही नहीं है क्योंकि हम लोगों को हो, हूँ, है इसका फ़र्क पता है ही नहीं, उर्दू के लफ्ज़ लिखने आते हैं ही नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जब आप शुरू में उर्दू, जो ऐसे लोग जिनकी उर्दू वीक है, आप एक बार हमें पेपर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी उर्दू अच्छी है या बुरी है। तो आप उसको क्या करें, आप उर्दू की जब भी कोई हैंड राइटिंग की चीज़ करें तो आप उसको देख कर लिखें। देख कर लिखने से क्या होगा, देख कर लिखने से ये होगा कि आपको हु है हो, वो कुछ अरसा प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाएंगी, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, दोबारा गलत नहीं होंगी। जो टेस्ट लिखें साथ किसी को बताएं, जो काम करें साथ किसी को बताएं, ताकि आपका आसान हो जाएगा। तो हमारे लिए हम 2 डेज़ रखेंगे इंग्लिश के हवाले से, उसके बाद 1 डे हमारा होगा उर्दू के लिए और 1 डे हमारा होगा GK के लिए। ये हमारा जो सेम स्केड्यूल है ये 4 डेज़ चलेगा। और जो 5th डे होगा हमारा यानी कि फ्राइडे, तो फ्राइडे को हमारा स्केड्यूल चेंज होगा और हम किसकी तरफ चले जाएंगे, किसी भी माइनर एक्ट की तरफ चले जाएंगे। अगर वो माइनर एक्ट ऐसा है कि हम एक दिन में कंप्लीट कर सके तो एक दिन में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज़ हम 2 वीक्स में उसको ले जाएंगे। और फिर मंडे जो सबसे मुश्किल चीज़ जिसमें आप लोगों को मौत पड़ जाती है, क्या होगा वो आपका
टेस्ट डे होगा। इस बार अंडरटेकिंग लेंगे आपसे, अंडरटेकिंग लेने के बाद फिर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक बेटा आप ये टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपकी नहीं इवैल्यूएशन होती। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहता हूँ, टेस्ट हरगिज़ आपकी इवैल्यूएशन नहीं है, ये मेरी इवैल्यूएशन है। और मेरी किस तरह है कि जब आप पेपर में कुछ गलत लिखेंगे और हर बंदा गलत लिखेगा तो मैं इवैल्यूएट कर सकूँगा कि शायद मैंने सही तरीके से पढ़ाया या समझाया नहीं है। तो बेसिकली वो टेस्ट आपके साथ साथ मेरी इवैल्यूएशन होती है कि क्या जो चीज़ें मैंने इन बच्चों को पढ़ाई इनको समझ आई या नहीं आई, क्या इन्होंने सही तरीके से उसको लिखा या सही तरीके से उसको नहीं लिखा। तो हमारा जो टेस्ट सिस्टम होगा, एक तो डेली का शॉर्ट टेस्ट होगा जो आज के पढ़ाए हुए टॉपिक्स के ऊपर कल उस सूरत में बेस करेगा, और दूसरा जो हमारा होगा इसके अंदर वो मंडे को होने वाला एक शॉर्ट पेपर होगा। और हर सब्जेक्ट को ख़त्म होने के बाद ये तो 2 फेज़ में चलेंगे, पहले तो हम सिर्फ पढ़ रहे होंगे, जब सब्जेक्ट ख़त्म होगा तब उसकी तैयारी स्टार्ट होगी। यहाँ पर जाकर हम नोट्स से मदद लेंगे, शुरू में हम नोट्स की तरफ नहीं चलेंगे। शुरू में हमारा जो टेस्ट भी होगा वो प्योरली बेस करेगा बेयर एक्ट के ऊपर, उसमें जो चीज़ हम आपसे पूछेंगे बेयर एक्ट के हवाले से पूछेंगे। बट जब हम उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो उसकी जो टेस्ट सीरीज़ फर्दर स्टार्ट होगी वो किसके ऊपर बेस करेगी, यहाँ पर हम जो नोट्स, लेकिन वो भी नोट्स जो अकॉर्डिंग टू द न्यू जुडिशल पैटर्न, जिसके अंदर आपके प्रोपोजिशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर जो बेस करते हैं, उसके ऊपर जो आएंगे तो हम उनको फर्दर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टेस्ट सिस्टम है वो आपका स्टार्ट होगा। अब इस हवाले से अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा तौर पर CPC, QSO और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो स्टडी प्लानर शेयर होगा उसके अंदर GK, उर्दू और इंग्लिश। नॉर्मली ये है कि मंडे और ट्यूसडे हम GK इंग्लिश, और उसके बाद जो वेंसडे होगा उसमें हम क्या करेंगे GK, और जो थर्सडे होगा वहाँ पे हम उर्दू पढ़ेंगे। उर्दू में कुछ बेसिक ग्रामर जो कि आपके पेपर का हिस्सा है वो हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। जब हम ये पीरियड 2 या 3 महीने के अरसे के अंदर उर्दू की बेसिक ग्रामर, इंग्लिश की बेसिक ग्रामर हम कवर करेंगे, फिर हम किसकी तरफ चले जाएंगे, एडवांस लेवल की तरफ चले जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ये तो हो गया जनाब पंजाब के हवाले से। पंजाब के बाद अगर हम बात कर लें सिंध के हवाले से, तो सिंध में जो टोटल पेपर्स हैं वो 2 पेपर होते हैं। एक पहला स्क्रीनिंग पेपर होगा, स्क्रीनिंग पेपर 100 नंबर का होगा, और जो सिंध का स्क्रीनिंग पेपर, सिंध के पेपर कब है, क्योंकि पिछली अपॉइंटमेंट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं तो किसी भी वक्त अब सिंध के अंदर जो है वो दोबारा अपॉइंटमेंट्स अनाउंस हो सकती हैं। तो उसके हवाले से पोस्ट अनाउंस होने के बाद इसमें एक पहला पेपर होगा, स्क्रीनिंग पेपर होगा, और स्क्रीनिंग पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। इसके 2 पोर्शन होंगे, 50 मार्क्स का लॉ का पोर्शन होगा और जो 50 मार्क्स होगा वो जनरल पोर्शन होगा जिसमें इंग्लिश और GK इस किस्म के क्वेश्चन आपके आएंगे। और जो लॉ का पोर्शन है, इस बार जो पेपर हुआ था उसने बहुत हैरानकुन पेपर बनाया था, 24 लॉज को उसने टच किया था। PPC में से टोटल 2 सवाल थे, CRPC में से टोटल 2 सवाल थे, और रेंटेड प्रेमिसेस में से 4 या 5 सवाल, एक माइनर में से 4 या 5 सवाल, और बाकी सब में से कितना कितना सवाल था, एक सवाल। 24 डिफरेंट लॉज उसने जो है इसमें क्या किए थे, वो टच किए थे। और उसके बाद इंग्लिश और GK के एक जनरल पेपर, पहले जब आप स्क्रीनिंग पास करते हैं 50% पासिंग है, उसके बाद एक ही सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होता है सिंध के अंदर। एक स्क्रीनिंग पास करने के बाद इसके रिजल्ट के बाद क्या होगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 1:10 होता है नॉर्मली। हर पोस्ट के लिए कितने लोग सब्जेक्टिव के लिए कॉल किए जाते हैं, 10 लोग कॉल किए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव पोर्शन अगर सिंध का देखा जाए तो सिंध का सब्जेक्टिव पोर्शन एक बड़ी टेक्निक के साथ आप हल कर सकते हैं, वैसे जनरली वो हल नहीं होता। और सिंध के सब्जेक्टिव के लिए टेक्निक क्या है कि यहाँ पर आम तौर पर 18 से 20 सवाल एक पेपर में वो आपसे पूछता है। हर सवाल 6 सवाल करने होते हैं आपने, और नॉर्मली हर सवाल का ABCD पार्ट होता है। 4 पार्ट होते हैं या कितने पार्ट होते हैं, 2। तो 3 घंटे में कितने सवाल आपने करने होते हैं, कभी 18 कभी 24। तो वो चेक क्या करना चाहता है, वो आपसे कहता है टू द पॉइंट, बस आप आए और उतनी ही चीज़ लिखें जितनी आपको ज़रूरत है। आल दो उसकी जो मार्किंग होती है वो क्वेश्चन की 20 नंबर की है, बट 20 नंबर की मार्किंग या 16 नंबर की मार्किंग क्या है कि उसमें 4 पार्ट है। हर पार्ट कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का। और इसका एक हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर अगर आप लिखेंगे तो इसकी डिवीजन मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताई हुई है कि आपका पेपर का हर एक नंबर, उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, आपने उसके मुताबिक पेपर को लेकर चलना है, किसी और चीज़ को आपने लेकर नहीं चलना। हमारे पास कितना टाइम होता है, हमेशा 180 मिनट, और पेपर कितना नंबर का होता है, हमेशा 100। 1.8 मिनट आपके पास सिंपल टाइम है इज इक्वल टू 1 नंबर। कभी भी पेपर लेंथी नहीं होता। हर एक नंबर का सवाल 1.8 मिनट में आप करेंगे।
सवाल 2 नंबर का है तो 3.5 मिनट में करेंगे, सवाल 5 नंबर का है तो 9-10 मिनट में करेंगे, और अगर सवाल 10 नंबर का है 17 से 18 मिनट, और अगर सवाल आपका कितना है, सवाल अगर आपका 20 नंबर का है तो 35 से 36 मिनट टाइम। जितना उस टाइम स्पैम में आपकी अपनी हैंड राइटिंग स्पीड है उतना ही लिखना है, उसके अलावा जितना भी आता है क्वेश्चन को आपने क्या करना है, वहीं पे क्लोज कर देना है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान का सिलेबस जो सबसे डिफाइंड सिलेबस है वो बलूचिस्तान का है, और सबसे जो अनडिफाइंड सिलेबस है जिसका सर पांव कोई नहीं है वो किनका है, सिंध का। सिंध में कोई पता नहीं कौन सा पेपर कौन सा सवाल कहाँ से आ जाए। जनरल सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, पीपीसी तो उनसे तो सवाल आता ही आता है, बट वो माइनर कहाँ से कौन सा सवाल देते हैं उसको कोई भी पता नहीं है। और मैंने इसके लिए डिफाइंड सिलेबस क्यों कहा है, क्योंकि इसमें एक पेपर है आपका सिविल लॉ का और एक पेपर है आपका क्रिमिनल लॉ का, और जो पेपर है उसके टॉपिक तक बताए हुए हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70 टॉपिक्स हैं सिविल लॉ के, 60 to 70 टॉपिक है आपके क्रिमिनल लॉ के, और एक इसमें अगला पेपर किस चीज़ का, 50 नंबर का इंग्लिश का, तो 50 नंबर के इंग्लिश का पेपर है, एक सिविल लॉ। इस वजह से मैंने वो 496 पढ़ा दिया था तुम लोगों को कि अगर पेपर देने के लिए कोई सोच रहा है तो वो 496 पढ़ के उसके बाद सोचे कुछ ना कुछ ऐसा करना है या कुछ ऐसा नहीं करना। तो ये बलूचिस्तान का टोटल सिलेबस है जिसके अंदर जो है वो आपके 2 पेपर और एक 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर। हाँ, जब हम केपीके में चले जाएँ तो केपीके में अगेन पेपर तो ज़्यादा है, बट अगर केपीके के पिछले साल के जो पेपर आए थे आप देख लें तो उसके बाद जो केपीके के लोग उनको तो अप्लाई करना ही करना चाहिए। वजह क्या है, व्हाट इज़ रेस जुडिकाटा, व्हाट आर काइंड्स ऑफ रेस जुडिकाटा, व्हाट इज़ डिक्री, व्हाट आर काइंड्स ऑफ डिक्री, व्हाट इज़ मेंट बाय जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज़ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सब के सब सवाल, व्हाट इज़ कत्ल, काइंड्स ऑफ कत्ल, व्हाट इज़ ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, सब के सब पिछले साल जो पेपर केपीके के आए थे आसान तरीन पेपर थे। हिस्ट्री में जुडिशरी में कभी भी इतने आसान पेपर नहीं आए थे, तो केपीके में निस्बतन जो पेपर पैटर्न है वो आसान है। पंजाब में जो पहली चीज़ आपको परेशान करती है, 3.5-4 सफ़े का एक पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर। जब आपके सामने 3-4 सफ़े का क्वेश्चन पेपर आएगा और उसमें जो एक क्वेश्चन होगा वो कितने पेज पे होगा, पूरे एक पेज पे, ऊपर से पढ़ के आएंगे नीचे तक तो ऊपर वाला हिस्सा भूल जाएगा, इधर से दोबारा जाएंगे तो पहले नंबर पे तो बंदा यही देख के परेशान हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसका हल क्या है, उसमें पूरा पेपर पढ़ेंगे तो 15 मिनट तो आपके वैसे ज़ाया हो जाने हैं। तो जो सवाल आपको फ़ौरन नज़र आ गया कि ये मुझे आता है, पढ़ें और उसको क्या कर दें, आप स्टार्ट कर दें, टाइम आपका ज़ाया ना हो। और टाइम को मैनेज कैसे करना वो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीकाकार बता दिया। अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है कि ना पेपर लेंथी होता है, जो 2 नंबर का सवाल है वो 3.5 मिनट में करना है, आप 3 लाइनें लिख सकते हैं, 4 लाइनें लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने हमेशा चलना है। तो ये पेपर पैटर्न है आपके। और इसमें बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पंजाब में ये भी कवर हो जाएगा, सिंध वाला देखें तो पंजाब में वो भी कवर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम केपीके का देखें तो पंजाब के सिलेबस में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं। तो पंजाब का सिलेबस क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथी है, इसमें 20+ लाज हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, उसके अलावा इंग्लिश और बाकी सारे पोर्शन इसमें मौजूद हैं। जो बाकी प्रोविंसेस के अंदर इंग्लिश तो है लेकिन कुछ और चीज़ें जो हैं वो बाकी प्रोविंसेस में नहीं है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप इसके हवाले से तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोसिक्यूशन के एग्जाम, 1 पेपर एग्जाम और इस किस्म के जितने भी इम्तिहान है वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमने जो पैटर्न जिसको लेकर चलना है वो पंजाब, लेकिन जैसे क्या होता चला जाएगा, जैसे जैसे कोई केपीके या बलूचिस्तान या सिंध पेपर अनाउंस होते हैं तो फिर हम उनकी जो स्टडी है वो टू द पॉइंट कर देते हैं। जैसे बलूचिस्तान है तो हमारे पास जो प्ले लिस्ट है वो उनके टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है, नोट्स हैं तो उनको टॉपिक वाइज है। सिंध वाले लोग उनको बेयर एक्ट से ज़्यादा आम LLB के जो नोट्स हैं अगर वो उससे तैयारी करें तो उनके लिए मोर देन इनफ है। इसी तरह जो केपीके के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वो पढ़ें ज़रूर, बट वो जो पेपर पैटर्न अटैम्प्ट करेंगे वो LLB नोट्स स्टाइल का पेपर पैटर्न होगा जिसमें व्हाट इज़ रेस जुडिकाटा वाला सवाल ही आएगा। उनको ज़्यादा इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस हैं वो पंजाब के अंदर आते हैं। और पंजाब में एक चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि आपका लिखने का स्टाइल, सिर्फ एक लफ्ज़ जहन में रख लें कि इफ़ यू वांट टू बी अ जज देन राइट लाइक अ जज। और जज कैसे लिखता है, जजमेंट पढ़ें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह वो 2 व्यूज़ को लेकर चलता है और 2 व्यूज़ के बाद किसी एक व्यू के ऊपर क्या करता है, फाइनल अपनी जजमेंट पास करता है। तो आपके प्रोपोजिशन के जितने क्वेश्चंस आएंगे वो 2 व्यूज़ आप डेवलप करेंगे और किसी एक व्यू पे फाइनल आप अपना जो है वो देंगे, एनालिसिस देंगे कि ये मेरे ख्याल के मुताबिक क्या है, ये दुरुस्त है। तो बेसिकली वो आपसे एडजुडिकेटिंग स्किल्स देखते हैं प्रोपोजिशनल क्वेश्चन के अंदर। और एक चीज़ क्लियर कर लें, बहुत से प्रोपोजिशनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब होता ही कोई नहीं है, सरपाँव ही कोई नहीं होता। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि वो ऐसी अनरेड चीज़ है
कि जिसके ऊपर हर बंदा अपने तरफ से लिखे, कोई पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई चीज़ें ना लिखे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स और पर्सनल स्किल्स देखी जाती है कि क्या इसमें एडजुडिकेटिंग स्किल है या नहीं है। तो ये आपका जो इसमें तैयारी का तरीकाकार, ये इसका फोकस और ये सारा कुछ होना चाहिए। मज़ीद कोई सवाल अगर पूछना चाहता है तो पूछ ले। जी जनाब।